हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद यादव, केमिस्ट्री टीचर। आज मैं क्लास 12th के फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रहा हूँ। यूनिट 1 ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। आप पहले की कक्षाओं में पदार्थ की विभिन्न भौतिक अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का अध्ययन किए होंगे। अन्य भी अवस्थाएं होती हैं जैसे फर्मियानिक कंडेंसेट होती है। लेकिन हम लोग 11th में पदार्थ की दो भौतिक अवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन किए थे। वो कौन कौन सी दो अवस्थाएं थी? एक पदार्थ की गैसीय अवस्था और दूसरा पदार्थ की द्रव अवस्था। पदार्थ की गैसीय अवस्था का केमिस्ट्री में ज़्यादा विस्तृत अध्ययन हम लोग किए थे, द्रव अवस्था का कम, क्योंकि द्रव अवस्था का अध्ययन फिजिक्स में बहुत विस्तृत था। अब हम लोग इस चैप्टर में ठोस अवस्था का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इससे पहले आपको बता दें कि कोई भी पदार्थ एकदम छोटे 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 कणों से मिलकर बना होता है। उन कणों को हम लोग उस पदार्थ का अवयविक कण कहते हैं। अवयविक कण आपका परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है। निर्भर करता है कि कौन सा पदार्थ ले रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे अगर हम ठोस पदार्थ की बात कर ले तो पहले बर्फ लिए हैं, तो इसका अवयविक कण जल के अणु होते हैं, यानी इसका अवयविक कण अणु होता है। अगर हम बोले ठोस पदार्थ नमक ले रहे हैं तो इसका अवयविक कण क्या होता है? Na+ एवं Cl- होता है। अगर हम बात करें ग्रेफाइट तो इसका अवयविक कण क्या होता है? कार्बन एटम्स होता है। तो ये ठोस की हम चर्चा की। अगर द्रव की बात करते हैं, ठीक है, चलिए हम बात करते हैं जल की, तो इसका भी अवयविक कण H2 अणु होता है। ठीक है, इसका भी अवयविक कण H2 अणु होता है। अगर हम बात करते हैं गैसीय अवस्था, जैसे कि अगर मान लेते हैं हम कि आपको वाष्प भी ले सकते हैं तो H2 अणु ही होता है। लेकिन चलिए हम हीलियम की बात करते हैं। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो इसका एटम होता है अवयविक कण। ठीक है, अगर हम अमोनिया बात करें, अमोनिया गैस का, तो इसका भी अवयविक कण NH3 अणु होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे यहां पर ठोस अवस्था डिटेल्स में। तो ठोस अवस्था स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि पृथ्वी पर जो भी पदार्थ पाए जाते हैं वो मुख्यतः 3 भौतिक अवस्थाओं में पाए जाते हैं: ठोस, द्रव, गैस। पदार्थों के बहने के गुण के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। वो 2 वर्ग कौन कौन से हैं? चलिए, 1 नंबर तरल, इसको हम इंग्लिश में फ्लूइड बोलते हैं, और दूसरा दृढ़, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिजिड बोलते हैं। देखिए, जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं उसको 2 वर्गों में बांटा गया है। तो पदार्थ की 2 अवस्थाओं में बहने का गुण होता है, इसलिए उन्हें हम तरल कहते हैं। वो कौन कौन सी 2 अवस्थाएं हैं? एक पदार्थ की गैसीय अवस्था
गैस और दूसरा द्रव। इनमें बहने का गुण होता है, इसलिए इन्हें हम संयुक्त रूप से तरल कहते हैं। और पदार्थ को किस अवस्था में बहने का गुण नहीं होता है? ठोस अवस्था में, इसलिए ठोस रिजिड होते हैं। तो पदार्थों को दो वर्गों में बांटा गया था, किसके आधार पर? बहने के गुण के आधार पर। अब हम लोग समझते हैं कि ये गैस एवं द्रव बहते क्यों हैं और ठोस क्यों नहीं बहता है, इसका कारण क्या है। तो मान लीजिए एक पात्र है, इस पात्र में हम कोई गैस लिए हैं, तो अब गैस लेंगे तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे अवयवी कण होंगे, हो सकता है अणु हो या परमाणु हो, आयन नहीं हो सकता, क्योंकि गैस से आयन, गैस अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो धनायन और इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, और धनायन और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो उसके मिश्रण को, मतलब गैसीय धनायन एवं इलेक्ट्रॉन के मिश्रण को पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। इसका अवयवी का अणु या परमाणु होगा, आयन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हाँ, तो बात करते हैं गैस के जो अवयवी कण, अणु जनरली अणु होते हैं। तो ये अणु एक दूसरे से बहुत दूरी पर होते हैं। बहुत दूरी पर होने के कारण इनके बीच अंतराणविक आकर्षण बल कम होता है, और अंतराणविक आकर्षण बल नगण्य होता है। अंतराणविक आकर्षण बल नगण्य होने के कारण ये एक दूसरे से स्वतंत्र होकर गमन करते हैं। ठीक है, ये होता है गैस। देखिए द्रव में, एक मान लीजिए पात्र, इस पात्र में हम द्रव लिए हैं, तो द्रव में जो अणु होते हैं वो गैस की तुलना में पास पास होते हैं, और अणु जब पास पास होते हैं तो उनके बीच अंतराणविक आकर्षण बल प्रबल होता है, लेकिन गमन ये भी करते हैं। लेकिन ये अणु धीमे धीमे गमन करते हैं और ये अणु बहुत तेजी से गमन करते हैं। तो इनमें अणुओं की गति बहुत स्लोली होती है और इसमें आपको फास्टली होती है। ये फास्ट मूव करते हैं और ये स्लोली मूव करते हैं। लेकिन जब सोचते होंगे आप लोग, सर ये गैस कण जब आपस में टकराते भी होंगे या द्रव कण आपस में टकराते होंगे? हाँ, टकराते हैं, लेकिन इनके भी जो टक्कर होता है वो पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होता है, मतलब इनकी गतिज ऊर्जा में क्षय नहीं होता, गतिज ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। तो अब हम लोग जान के ये पदार्थ की दो अवस्थाएं, गैस और द्रव। ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत पास पास होते हैं, जिससे इनके कणों के बीच, अवयवी कणों के बीच अंतराणविक आकर्षण बल प्रबल होता है। इन कणों के बीच अंतराणविक आकर्षण बल प्रबल होता है। ये अवयवी कण, तो ठोस के जो अवयवी कण होते हैं उनकी स्थितियां निश्चित होती हैं। ये केवल अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन या कंपन कर सकते हैं, इसीलिए ठोस रिजिड होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ठोस के कुछ महत्वपूर्ण गुण। सबसे पहला गुण में नंबर 1 ठोस का, क्योंकि इस चैप्टर में हमको ठोस पढ़ना है तो ठोस अवस्था का सामान्य गुण आपको बता देते हैं। ठोस अवस्था का कुछ महत्वपूर्ण गुण, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। सबसे पहला कि ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। आपको मालूम होगा क्योंकि इसमें अवयवी कण क्लोजली पैक्ड होते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनका आयतन आकार निश्चित होता है। लेकिन द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जैसे द्रव को हम जिस बर्तन में लेते हैं, द्रव उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेती है। जैसे जल है, जल को अगर आप इस बोतल में लेंगे तो ये लगभग बेलनाकार है, तो इसका आकार ये ग्रहण कर लेगा, जल बेलन के आकार ग्रहण कर लेगी। अगर हम जल को लोटा, जिसका निचला भाग क्या होता है, गोलाकार होता है लगभग, अगर लोटा में स्मॉल पॉट में लेंगे तो इसका आकार कैसा हो जाएगा, गोलाकार।
तो अगर अलग अलग आकार के बर्तन में अगर हम द्रव को लेते हैं तो उसका आकार अलग अलग होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। गैस की बात करें तो गैस का ना तो अपना आकार होता है और नहीं अपना आयतन होता है। गैस को जिस पात्र में हम लेते हैं, गैस उसी पात्र का आकार एवं आयतन ग्रहण कर लेती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि गैस के अणु बहुत तेजी से गति करते हैं और गमन करने के लिए मुक्त होते हैं। तो हम ठोसों का महत्वपूर्ण गुण पढ़ा रहे थे। पहला बता रहे थे आपको कि आकार एवं आयतन निश्चित होता है। आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ऐसा हम तुलना करते जाएंगे द्रव और गैस का भी, लेकिन हमको मुख्यतः पढ़ना है ठोस। ठोस की मतलब गुण यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन कंपेयर कर लेंगे गैस से और द्रव से भी। दूसरा पॉइंट, ठोस में जो अवयवी कण होते हैं उनके बीच की दूरियां बहुत कम होती हैं। मतलब अंतराण्विक दूरी कहिए या अंतरकणीय दूरी बोलिए। जो ठोसों में जो अवयवी कणों के बीच की दूरी है या अणुओं के बीच की दूरी है वो बहुत कम होती है। तो हम लिख सकते हैं अंतराण्विक दूरी या अंतरकणीय दूरी बहुत कम होती है। देखिए ठोस के कंडीशन में आप अगर अंतरकणीय दूरी कहेंगे तो सबसे बेहतर होगा। कारण क्योंकि ये अवयवी कण होते हैं, ये परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं या आयन भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कहना ज़्यादा उचित होगा। बोल सकते हैं अंतराण्विक दूरी भी, लेकिन अंतराण्विक मतलब वो अणुओं के बीच की दूरी। तो ये जरूरी नहीं है कि ठोस में अवयवी कण अणु ही हो सकता है कि अवयवी कण आपका परमाणु हो, या हो सकता है कि अवयवी कण आयन हो। इसलिए वहां पर अंतराण्विक दूरी कहना बहुत उचित है। तीसरा गुण हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अवयवी कणों के बीच की दूरी कम होने से अंतराण्विक आकर्षण बल या बोल सकते हैं अंतरकणीय आकर्षण बल प्रबल होता है। अंतराण्विक आकर्षण बल अंतराण्विक आकर्षण बल या अंतरकणीय आकर्षण बल प्रबल होता है। ठीक है, चलिए चौथा गुण पढ़ते हैं। देखिए ठोसों में अवयवी कणों की स्थितियां निश्चित होती हैं, जिससे ये कण अपने माध्य बिंदु के इधर उधर केवल दोलन या कंपन कर सकते हैं। ठीक है, चौथा क्या बताएं? अवयवी कणों की स्थितियां निश्चित होती हैं। तथा ये कण केवल अपने माध्य बिंदु माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन या कंपन कर सकते हैं। ठीक है, इसी कारण ठोसों का आयतन निश्चित होता है। पांचवा, ठोसों में विसरण की प्रवृत्ति नहीं होती है, मतलब ठोस विसरित नहीं होते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं गैसें बहुत तेजी से विसरित होती हैं और द्रव बहुत धीरे धीरे विसरित होता है, लेकिन ठोस विसरित नहीं होता है। कुछ ठोस हल्का सा विसरित होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ठोसों में विसरण बहुत कम या बोल सकते हैं नहीं होता है। ठीक है, छठवां पॉइंट,
ठोसों का घनत्व गैस एवं द्रव से अधिक होता है। ठोसों का घनत्व गैस एवं द्रव से अधिक होता है। देखिए, जो अभी तक आप ठोस अवस्था के गुण पढ़े हैं, इसके आधार पर भी आप ठोस का परिभाषा लिख सकते हैं। सिंपल परिभाषा जो लिखते हैं, विशेष गुण के ही आधार पर लोग परिभाषा लिख देते हैं। क्या लिखते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है ठोस अवस्था कहलाता है। इससे भी बेहतर हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण क्लोजली पैक्ड, मतलब सघन या निकटस्थ संकुलित होते हैं तथा ये अवयवी कण परस्पर आपस में प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, ठोस अवस्था कहलाता है। इस तरह से ठोस अवस्था का हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ठोसों के प्रकार। ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ठोसों के प्रकार, नेक्स्ट टॉपिक ठोसों के प्रकार। देखिए, हम दो ठोस का चयन कर रहे हैं, एक हीरा, दूसरा रबर। हीरा के बारे में तो आप लोग जानते हैं, हीरा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है और रबर इलास्टोमर होता है, मतलब बल लगा के उसको हम लोग फैला सकते हैं, लेकिन हीरा को ऐसा कर सकते हैं नहीं। लेकिन दोनों ठोस हैं, हीरा भी ठोस है, रबर भी ठोस है, लेकिन एक में एक बहुत कठोर होता है और एक आपका इलास्टोमर होता है। ऐसा क्यों? तो इसका कारण है अवयवी कणों की व्यवस्था के क्रम। तो अवयवी कणों के व्यवस्था के क्रम के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। किस आधार पे? अवयवी कणों के व्यवस्था के क्रम के आधार पर। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक ठोस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे ठोस को हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। एक क्रिस्टलीय ठोस किसे बोलते हैं? ठीक है, देखिए, वे ठोस जिसमें अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, रेगुलर आपको ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं और आपको नियमित क्रम में व्यवस्थित होकर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर निर्मित करते हैं। या सिंपल अगर हम आपसे बोलें कि अगर कोई बोले आपसे कि क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा बोलिए, तो बोलिएगा कि वे ठोस पदार्थ जिसमें उसके अवयवी कण 3 डायमेंशन में एक निश्चित ज्यामितीय पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। यानी जो ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, जब वो व्यवस्थित होते हैं नियमित क्रम में, तो एक निश्चित ज्यामिति बनाते हैं जो 3 डायमेंशन में होता है। जैसे हो सकता है वो घनाकार हो, एकदम नियमित क्रम में होगा, घनाकार में वो व्यवस्थित होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता, मतलब अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम नियमित नहीं होता है। अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों का व्यवस्था अनियमित होता है। ठीक है, जैसे अगर आप समझे ना एक एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे स्कूल में, किसी स्कूल में मान लीजिए 1000 बच्चे हैं और 1000 बच्चों को प्रेयर के समय अलग अलग रो में, मान लीजिए कि 100 लड़का का एक रो बनाया जाता है, तो 10 रो में व्यवस्थित किया गया है। तो जब व्यवस्थित हुआ है 10 रो में, तो बोल सकते हैं कि वो एक नियमित क्रम में है, व्यवस्थित है। ठीक है, भले वो 2 डायमेंशन में है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि आपको एक ज्यामिति है लेकिन 2D में है। 3D में तो बहुत कठिन होगा, 2D में ही समझ सकते हैं। तो वहाँ बोलेंगे वो क्रिस्टलीय ठोस के रूप में व्यवस्थित है। लेकिन अगर प्रेयर समाप्त हो जाए और उस समय बच्चों को छोड़ दिया जाए,
तो वो इधर उधर बिखर जाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगी, अनियमितता हो जाएगी। तो उसको हम बोलेंगे, उस तरह की व्यवस्था होती है किसमें, अक्रिस्टलीय ठोसों में। तो अक्रिस्टलीय ठोसों में हम बोल सकते हैं कि जब रैंडमनेस व्यवस्था होती है, जैसे कि द्रव में होता है, जैसे कि गैस में होता है, ठीक है। तो इसी तरह अक्रिस्टलीय ठोसों में भी होता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस को एक और बात सुन लीजिए, अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग आभासी ठोस, स्यूडो सॉलिड या अतिस्थितित द्रव भी कहते हैं। देखिए, मुख्यतः अतिस्थितित द्रव कांच के लिए प्रयोग किया जाता है। जानते हैं, कांच में द्रव की तरह बहने का गुण होता है, लेकिन द्रव की तुलना में बहुत कम। यही कारण है कि जो पुरानी मकान हो, पुरानी मकान की जो खिड़की के जो कांच होते हैं ना, वो नीचे मोटे हो जाते हैं और ऊपर पतला हो जाता है। क्यों? क्योंकि गुरुत्व के कारण ये धीरे धीरे बहकर नीचे आ जाते हैं। इसीलिए कांच को हम लोग अतिस्थितित द्रव कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को झूठा ठोस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं झूठा ठोस या अतिस्थितित द्रव या आभासी ठोस, और इसको वास्तविक ठोस बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। तो क्रिस्टलीय ठोस दानेदार होता है अधिकांशतः, ठीक है, रवा के रूप में प्राप्त होता है। जैसे आपको हम बोले कि चलिए चीनी, आपको बोले हम नमक, कोई भी मीठा हो, नमक, कमल, यूरिया, हीरा, क्वार्ट्ज, ठीक है, इटिश। एक बात सुन लीजिए, पहचानने का तरीका बता रहा आपको। सभी ठोस तत्व, चाहे धातु, धातु, उपधातु, जो ठोस तत्व होते हैं वो क्रिस्टलीय रूप में ही पाए जाते हैं। ठोस तत्व कोई भी हो, एक केवल अपवाद है, सिलिकॉन। सिलिकॉन क्रिस्टलीय रूप में भी पाया जाता है और अक्रिस्टलीय रूप में भी पाया जाता है। अक्रिस्टलीय सिलिकॉन का उपयोग प्रकाश वोल्टीय सेल, फोटोवोल्टिक सेल में किया जाता है, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोचते हो सर फोटोवोल्टिक सेल क्या है? सोलर सेल। सोलर सेल प्रकाश से ऊर्जा को किससे बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। तो सोलर सेल एक्चुअली वो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, डायोड होता है। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उसमें सेमीकंडक्टर के तौर पर सिलिकॉन या जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें अमार्फस सिलिकॉन यानी अक्रिस्टलीय सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन दोनों रूप में पाया जाता है, क्रिस्टलीय रूप में भी और अक्रिस्टलीय रूप में भी। लेकिन अक्रिस्टलीय सिलिकॉन का ही प्रयोग आपको प्रकाश वोल्टीय सेल या सिंपल भाषा बोल सकते हैं सोलर सेल में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस का एक एग्जाम्पल सिलिकॉन है। ऐसे सभी आपका यहाँ जो भी धातु जानते हैं, अधातु जानते हैं, जो ठोस होते हैं, वो सभी के सभी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अपवाद सिलिकॉन। सिलिकॉन क्रिस्टलीय में भी होता है और अक्रिस्टलीय रूप में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर एक सिंपल यहाँ ईटीसी पहले एक और बात यहाँ लिख देते हैं, यहाँ साफ स्पष्ट कर देते हैं, क्रिस्टलीय सिलिकॉन, ठीक है। अब लीजिए ईटीसी लगा देते हैं। देखिए क्वार्ट्ज जो है एक प्रकार का पत्थर है जो घड़ियों में प्रयुक्त होता है एक्यूरेट समय बताने के लिए। इसी क्वार्ट्ज को हम लोग क्वार्ट्ज कांच में बदल लेते हैं, ठीक है, जिसका यूज विंडो और ये आपका जो ग्लास है, चश्मा में जो यूज करते हैं आप ग्लास, उसका यूज किया जाता है वहीं। तो क्वार्ट्ज को क्वार्ट्ज कांच में प्रयुक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वार्ट्ज को क्वार्ट्ज कांच में बदलने के लिए क्या किया जाता है? क्वार्ट्ज को पहले गला लिया जाता है और गला लेने के बाद जब उसको हम लोग ठंडा करते हैं तो वो क्वार्ट्ज कांच में बदल जाता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय है और क्वार्ट्ज कांच अक्रिस्टलीय। जब अक्रिस्टलीय है तो उसमें अवयविक कणों की व्यवस्था क्या होती है? अनियमित हो जाती है। क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय है तो इसमें अवयविक कणों की व्यवस्था नियमित होती है और हेक्सागोनल होती है। इसका स्ट्रक्चर आप बुक में देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है। इसमें सिलिकेट्स यूनिट आपस में जुड़ी होती हैं, SiO4। ये सिलिका का एक रूप है। अक्रिस्टलीय ठोस में एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं।
ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस में। तो आपको सबसे पहले बता देते हैं, तो आपको बताएं क्वार्ट्ज कांच, ठीक है। उसके बाद बताए थे आपको अक्रिस्टलीय सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन क्रिस्टलीय भी होता है और अक्रिस्टलीय भी होता है। इसके बाद रबर, प्लास्टिक एवं अन्य बहुलक। देखिए कैसे पहचानिएगा सर ये क्रिस्टलीय क्या क्रिस्टलीय है। आपको एक बात बता देते हैं, जो भी बहुलक होते हैं, क्योंकि सर हम बहुलक नहीं पहचान पाते हैं, दिक्कत होता है, तो आपको एक बात बताते हैं, 12th में ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुलक पॉलीमर्स पढ़ना है। पॉलीमर्स ज़्यादातर जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वो पॉलीमर्स ही यूज करते हैं। जैसे प्लास्टिक यूज करते हैं, पॉलीमर्स होता है। टेफ्लॉन का नाम सुने होंगे आप लोग, नहीं सुने होंगे तो देखिएगा, नॉन स्टिक जो बर्तन होता है, न चिपकने वाला जो बर्तन होता है, जैसे कढ़ाई है, तवा है, उसमें जो ऊपर है वो टेफ्लॉन का परत होता है। तो टेफ्लॉन भी आपका बहुलक होता है, और बहुलक क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। स्टार्च का नाम सुने होंगे, पौधों का संचित भोज्य पदार्थ होता है। सेलुलोज का जानते होंगे, वो कोशिका भित्ति जो बनाता है सेलुलोज। तो ये स्टार्च, सेलुलोज, ये सभी के सभी बहुलक हैं, और जो बहुलक होते हैं वो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अगर आप बहुलक पहचान लेते हैं तो अक्रिस्टलीय ठोस पहचान लेंगे। तो बहुलक आपके इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं, किसमें, क्रिस्टलीय ठोस में और अक्रिस्टलीय ठोस में। नेक्स्ट टॉपिक, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलिन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। ये दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। चलिए अंतर स्पष्ट कर ही लेते हैं। तो आइए अंतर स्पष्ट करने का पहला आधार जानते हैं, कौन सा, अवयवी कणों की व्यवस्था। सुनिए ध्यान से, देखिए जो क्रिस्टलीय ठोस होता है ना, उसमें दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है। इसका अर्थ समझते हैं कि जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो नियमित होती है, लेकिन अत्यधिक दूरी तक होती हैं। यानी अवयवी कण नियमित क्रम में होते हैं और अत्यधिक दूरी तक होते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था को दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको क्या लिखेंगे, दीर्घ परासी व्यवस्था। लेकिन आप तो पढ़े हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था अनियमित होती है। लेकिन कुछ स्थितियों में क्या होता है कि अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण कुछ क्षेत्र तक नियमित क्रम में होते, अल्प दूरी तक नियमित क्रम में होते हैं। उस क्षेत्र को जहां तक वो नियमित क्रम में अवयवी कण व्यवस्थित होते, किसमें, अक्रिस्टलीय ठोस में, उसको हम लोग क्रिस्टेलाइट्स बोलते हैं, क्रिस्टेलाइट्स, ठीक है। तो इसमें कुछ दूरी तक, मतलब अल्प दूरी तक अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित होती है। इस व्यवस्था को हम लोग लघु परासी व्यवस्था कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो इसमें
कुछ दूरी तक अगर अवयविक कणों की व्यवस्था नियमित होती है तो उसको हम बोले, आपको अभी बोला जाता है क्रिस्टेलाइट्स। क्रिस्टेलाइट्स किसमें पाई जाती है? अक्रिस्टलीय ठोस में। अवयविक कणों की नियमित व्यवस्था अल्प दूरी तक, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टेलाइट्स। और ऐसी व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं लघु परासी व्यवस्था। मतलब अनियमित होती है लेकिन कुछ दूरी तक नियमित क्रम में लगे होते हैं। दूसरा आधार हम लोग जानते हैं जिसके आधार पर हम लोग अंतर स्पष्ट करेंगे। दूसरा गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। देखिए, क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक शार्प होता है, मतलब निश्चित होता है। मतलब क्रिस्टलीय ठोस कोई भी लीजिए, अगर आप उसको गर्म कीजिएगा तो एक निश्चित ताप पर सभी ठोस द्रव में बदल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ आपको द्रव में बदलते हैं, कुछ ठोस में रह जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए नमक लिए, नमक का बहुत बड़ा सा आप एक क्रिस्टल लिए हैं और नमक का गलनांक हम बोलते हैं 820 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब 820 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर जब नमक को रखेंगे तो पूरा नमक द्रव में बदल जाएगा। ठीक है, तो उसका बोलते हैं उसका गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है। किसका? क्रिस्टलीय ठोस का शार्प होता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता है, वो टेम्परेचर के एक रेंज में होता है। टेम्परेचर के एक रेंज का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब हम अक्रिस्टलीय ठोस को गर्म करेंगे तो सबसे पहले वो मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते धीरे 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 वो द्रव में बदल जाता है। मतलब उसका टेम्परेचर पार्टिकुलर नहीं होता है जिस पर वो द्रवित होता है। इसका जो है आपका गलनांक ताप के परास में होता है, ताप के परास में होता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। जैसे हम बोले नमक का गलनांक कितना है? 820 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए कोई प्लास्टिक है, उसका गलनांक हम बोले कि 1500 डिग्री सेल्सियस से 1800 डिग्री सेल्सियस है, तो पहले वो इतना पर सॉफ्ट होगा, धीरे 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 वो द्रवित हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर के रेंज में और इसका निश्चित होता है। तीसरा विदलन, क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज की बात करते हैं। आइए विदलन समझते हैं। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस को चाकू से या तेज धार वाले अन्य यंत्र से जब काटते हैं तो जो दो सतह बनते हैं वो दोनों सतह बिल्कुल चिकना होते हैं। ठीक है, तो वो क्रिस्टलीय ठोस होता है। या किसी क्रिस्टलीय ठोस के बड़े क्रिस्टल को आप हथौड़ा से पीटते हैं, अगर वो टूटकर छोटे छोटे कणों में परिवर्तित होता है तो सभी का सतह चिकना होता है। ठीक है, तो उसका मतलब वो क्रिस्टलीय ठोस होता है। इस मतलब इसका विदलन क्या होता है? स्पष्ट होता है। जैसे अगर हम बोले कि ये क्रिस्टलीय ठोस है, इसको हम बीच से काट दिए, तो जब बीच से हम काटेंगे तो सब इसमें कितना आपका सतह बनेगा? 2। ये दोनों सतह बिल्कुल क्या होता है? चिकना होता है। लेकिन अगर अक्रिस्टलीय ठोस है, उसको हम काट रहे हैं, तो काटने के बाद जो 2 सतह बनेगा वो यहां चिकना नहीं होगा। वो यहां चिकना नहीं होगा। ठीक है, ये इसका सरफेस, इसका जो सतह है, 2 सतह, वो बिल्कुल रफ होते हैं। ठीक है, यानी खुरदार होते हैं, कहीं गड्ढा होगा, कहीं उभार होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? अक्रिस्टलीय ठोस में विदलन अस्पष्ट होता है, स्पष्ट नहीं होता है। जैसे रबर को आप काटिएगा चाकू से, तो काटने के बाद जो 2 सतह बनेगा, देखिएगा एक सतह में अगर उभार होगा तो दूसरे में क्या होगा? गड्ढा हो जाएगा। काटने के बाद जो 2 सतह क्रिएट होगा उसमें एक क्या होगा? आपको गड्ढा हो जाएगा और एक क्या होगा? उभार होगा। तो इसको बोलते हैं इसका विदलन स्पष्ट है, उसका स्पष्ट नहीं है। चौथा जानते हैं दैशिकता। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि क्रिस्टलीय ठोस में तो आप जानते हैं अवयविक कणों की व्यवस्था नियमित होती है और 3 डायमेंशन में होती है। मान लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो जब हम क्रिस्टलीय ठोस में इसके भौतिक गुण का अध्ययन करते हैं, जैसे अपवर्तनांक का, विद्युतीय चालकता का, उष्मीय चालकता का,
अध्ययन करते हैं तो अलग अलग दिशा में इसका जब मापन करते हैं तो इसका मान अलग अलग प्राप्त होता है। ठीक है, यानी क्रिस्टलीय ठोस 3 डायमेंशन में होता है। इसका अगर भौतिक गुण जैसे कि विद्युत चालकता, उसमें चालकता, अपवर्तनांक इत्यादि का अध्ययन करते हैं तो विभिन्न दिशाओं में इनका मान मापने पर अलग अलग प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि कणों की व्यवस्था नियमित होती है, लेकिन इनके भौतिक गुण का मान अलग अलग दिशा में क्या होता है? अलग अलग होता है। ऐसा क्यों? तो कणों की नियमित व्यवस्था ही इसका जिम्मेवार है। जैसे समझने के लिए आपको हम डायग्राम से इसको समझा दे रहे हैं। ये अवयविक कणों की नियमित व्यवस्था है। देखिए 2 लाइन खींच रहे हैं हम, एक लाइन AB है, दूसरा लाइन CD। जरा बताइए AB रेखा के दोनों तरफ ऊपर और नीचे कोणों की व्यवस्था देखिए, बड़ा गोला, छोटा गोला, बड़ा गोला, छोटा गोला, अल्टरनेट क्रम में है। लेकिन CD रेखा देखिए, इसके बाएं तरफ बड़ा गोला, दाएं तरफ छोटा गोला। देख रहे हैं ध्यान से, ये छोटे गोले हैं और ये बड़े गोले हैं CD रेखा के दोनों तरफ। और AB रेखा के दोनों तरफ देखिए ये अल्टरनेट क्रम में है। तो बताइए अलग अलग दिशा में कोणों की व्यवस्था समान है कि अलग अलग है? अलग अलग ना, इसीलिए भौतिक गुण अलग अलग प्राप्त होता है। जैसे आप फिजिक्स में ऑप्टिक्स में पढ़िएगा, सर कांच की बात करेंगे, आपको कांच का अपवर्तनांक की बात करेंगे, कांच से प्रकाश गुजार कर उसका वेग बताएंगे, अपवर्तनांक के आधार पर समझाएंगे आप लोग को। लेकिन हीरे यूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि अलग अलग दिशा में जब हीरे से प्रकाश से गुजारा जाएगा तो उसका वेग अलग अलग होगा। ये कोई भी क्रिस्टलीय ठोस से अगर प्रकाश को गुजारा जाएगा तो अलग अलग दिशा में प्रकाश का वेग मापने पर अलग अलग प्राप्त होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए एक और हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, व्यवहारिक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे भी कुछ देर पहले आपको बताया था कि किसी स्कूल में 1000 बच्चे हैं, 100 बच्चों का 10 रो लगा हुआ है। तो रो के बीच में क्या होता है? खाली जगह होता है, इसमें टीचर मूवमेंट करते रहते हैं, टीचर आपको उसमें मूवमेंट करते रहते हैं। जरा बताइए इसमें टीचर को कहा जाए कि अब इसमें दौड़िए तो बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बोले कि कहीं डायगोनल जो 10 रो है उसका एक डायगोनल से दूसरे डायगोनल पर तेजी से दौड़िए, तो बच्चे क्या करेंगे? उनमें बाधा डालेंगे। तो बताइए उनका वेग जो दोनों रो के बीच में वो बहुत तेजी से गमन कर सकते हैं। लेकिन अगर डायगोनली कहा जाए तो बच्चे बीच बीच में उनको मिलते जाएंगे, तो फिर उनका वेग क्या होगा? चेंज होगा। तो इस तरह अलग अलग डायरेक्शन में जब वो मूव करेंगे तो उनका वेग अलग अलग होगा। तो यही इसी तरह होता है किसमें? क्रिस्टलीय ठोस में। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। इसका अर्थ समझिए कैसे? तो क्रिस्टलीय ठोस में अवयविक कणों की व्यवस्था नियमित नहीं होती है। तो हम किसी भी दिशा में जब इनके भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युतीय चालकता, उसमें चालकता का अध्ययन करते हैं तो क्या होता है? समान होता है। अब सोचते हैं सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कणों की व्यवस्था तो नियमित नहीं है, मतलब इसमें कणों की व्यवस्था तो अनियमित है। तो ठीक उसी प्रकार जब आपके स्कूल में बच्चे का प्रेयर समाप्त हो जाए, बच्चों को छोड़ दीजिए, वो बच्चे रैंडमली इधर उधर क्या होंगे? बिखर जाएंगे। तो जब इधर उधर बच्चे बिखर जाएंगे और उस समय टीचर को कहा जाए कि किसी भी डायरेक्शन से दौड़िए, तो प्रत्येक किसी भी डायरेक्शन से जब वो दौड़ेंगे तो ये बच्चे उनके दौड़ में क्या करेंगे? बाधा उत्पन्न करेंगे, बाधा डालेंगे। तो इसका मतलब किसी भी दिशा से जाएंगे तो बाधा उनका फेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं समदैशिक। तो क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण से।